स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज के इस विशेष प्रोग्राम में। और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त रीमा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम हैं नजफगढ़ नई दिल्ली के श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन में। तो आइए इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर मेरे साथ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनका स्वागत करूँगी, और साथ ही साथ बड़े ही अच्छे खूबसूरत बच्चे बैठे हुए हैं मेरे साथ, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत हो जाए। तो आज के इस स्कूल में हमारे साथ जो भी पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाती हूँ। सबसे पहले इस स्कूल की शुरुआत हुई थी 1997 में, और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो है मिस्टर योगेंद्र वत्स। उनका मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो हैं मिसेस सविता वत्स जी, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की। तो इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। और हमारे सबसे चहेते पैनलिस्ट, जिनकी शान से ये प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ता हुआ, डॉक्टर श्री कृष्ण जी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। हमारे आज की अगली पैनलिस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर पुतुल शर्मा जी, जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। आज की जो अगली पैनलिस्ट हैं वो है इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट मिसेस सीमा जी। तो इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी जो अगली पैनलिस्ट हैं वो है मिसेस मीनाक्षी राय जी, जो कि हिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं। तो आइए इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और फिजिक्स एक्सपर्ट की ओर बढ़ते हुए मिसेस अर्चना जी, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। अब चलते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास, मिस एकता जी, इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। और जो हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं अब वो हैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर। पहले हैं मिस्टर रजनीश जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इसके बाद मिस्टर मनदीप जी, जो वो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं। तो आइए इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले हमारे जो प्रिंसिपल हैं, मैं उनके पास चलती हूं और मैं चाहूँगी कि वो कुछ शब्दों से आपको रूबरू करवाएं। यदि मार्गदर्शन सही हो तो छोटा सा दीपक भी सूर्य से कम नहीं। इसी वाक्य को सार्थक करते हुए हमारे साथ डॉक्टर श्री कृष्णा और सुभारती टीवी की टीम का हम अपने विद्यालय श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इनके आभारी हैं और इनके कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम में हम हमेशा अपना सहयोग आगे करते रहेंगे। अब हमारी जो अगली पैनलिस्ट है वो है स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिसेस सविता वत्स। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये हमसे क्या कहना चाहती हैं। हमारा विद्यालय श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन माँ के नाम से स्थापित है। जैसा कि इसकी नींव श्री हरवंश सिंह वत्स जी, हमारे दादाजी के कर कमलों द्वारा स्थापित की गई। माँ के लिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, जो कि इस प्रकार हैं। माँ जितनी मीठी थी उतनी कर्म पराण्य थी। लक्ष्मी का रूप वह बेहद धर्म पराण्य थी। माँ के जैसा साथी पाके काया पलट गई हर की। जीवन में मुड़कर तका तक नहीं, सीढ़ी चढ़ाया तरक्की की। यह सीढ़ी थी माँ, जिनकी त्याग तपस्या भारी थी। सब सुख साधन को भुला दिया, वह देवी थी नहीं नारी थी। जहाँ तहाँ ठोकर खाई, वह बराबर खड़ी मिली। हिम्मत और साहस बढ़ा गई, वह कुसुम कली थी करम बली। बाबा की बेल को सिंचित कर अपना सुख विसार दिया। तन मन सेवा में लगा दिया, धर्म धर्मार्थ पर वार किया। यहाँ का कर्तव्य निभा करके अपना अगला पंथ बुहारन को वह पूर्ण आयु हो चली गई। हर से अगला मिलन सवारन को रिद्धि सिद्धि सब छोड़ गई। जो दिख रहा सब और यहाँ, ये शुभ आशीष उन्हीं का है जो फल फूल रहा चशु यहाँ। समस्त वत्स परिवार की ओर से माँ के चरणों में शत शत नमन।
और अब हमारी अगली जो कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पुतुल शर्मा जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके सब्जेक्ट के बारे में। आखिर केमिस्ट्री एक कैसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर हम आगे किस तरीके से अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये मौका हमें दिया है कि मैं अपने बच्चों को कुछ बता सकूं। और बच्चे नहीं, मैं अभिभावकों को भी एक संदेश देना चाहूँगी कि आफ्टर ट्वेल्थ करने के बाद सिर्फ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ही नहीं है कैरियर ऑप्शन। इनके पास बहुत कैरियर ऑप्शन होते हैं। एज अ केमिस्ट्री से ये ग्रेजुएशन कर सकते हैं, स्नातक करें, ऑनर्स करें, सिंपल बीएससी भी करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर एमएससी करने के बाद इनके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। अदर दैन दिस, इसके अलावा इनके पास है कि जियो केमिस्ट एक ऐसा हमारा विषय है जिसमें ये अपना कैरियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। जियो केमिस्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि ग्रेजुएशन आफ्टर ट्वेल्थ ये ग्रेजुएशन करेंगे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एंड उससे फिर ये अपना जियो साइंस में इनको जॉब मिल सकता है अच्छे सैलरी पैकेज पर। इसके अलावा इनके पास है फार्माकोलॉजी एक ऐसा अच्छा कैरियर है, उसमें भी सिंपली ये ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स कर सकते हैं एंड मास्टर्स करने के साथ ही ये फिर डिफरेंट, जैसे फार्माकोलॉजी इन द सेंस कि जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया या फिर मेडिसिनल इंडस्ट्री हो गया, तो वहाँ ये अपना कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं। और एक और है कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है इनका बीटेक डिग्री, वो बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसा अच्छा सब्जेक्ट है, ये यदि ऑप्ट कर लें तो इनको अच्छे गवर्नमेंट की जितनी अच्छी कंपनीज़ हैं लाइक एनटीपीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इन सब में इनके पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। साथ ही जितने मेडिसिनल, जितने फार्माकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोरिलेटेड हैं केमिकल इंजीनियरिंग से। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में या फूड इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन इनको मिल सकता है। अभी हम चलते हैं हमारे अगले एक्सपर्ट के पास जो कि हैं इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट मिसेस सीमा जी। अब हम इनसे जानते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कैसे आपके करियर को एक नया आयाम दे सकता है। ट्वेल्थ के बाद बच्चों के सामने हमेशा ये परेशानी आती है कि उसके बाद करियर के ऑप्शन क्या होंगे। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। मेन जो है कॉमर्स के बाद सीए, सीएस, सीएफए में जा सकते हैं और इसके अलावा बच्चे अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं और इसके अलावा टीचिंग जॉब में चूज़ कर सकते हैं। तो जिस फील्ड में आप लोगों का इंटरेस्ट है, जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हैं, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आप अपने कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं वो हैं हिस्ट्री के एक्सपर्ट मिसेस मीनाक्षी राय जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर इतिहास कैसे इतिहास बन जाता है। तो चलिए फिर से करते हैं इनका अभिनंदन। बहुत अच्छा आपने कहा कि इतिहास कैसे इतिहास बन जाता है। जब भी ह्यूमैनिटीज़ की बात आती है तो बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों के दिमाग में जो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि ह्यूमैनिटीज़ या हिस्ट्री वो बच्चे लेते हैं जिनके नंबर कम आते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, बहुत सारे, और समाज और देश आप लोग ही चलाते हैं। बेसिकली ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स मेंट फॉर यू। सभी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है हम टीचर्स बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, हिस्टोरियंस बनते हैं, लेकिन हिस्ट्री में बेटा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अभी सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी, हमारे पास हिस्ट्री में क्यूरेटर की जॉब है, आर्कियोलॉजिस्ट की जॉब है, आर्किविस्ट की जॉब है, म्यूजियोलॉजिस्ट की जॉब है, हेरिटेज मैनेजर की जॉब है,
इन सब जॉब के बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है और वो ये सोचते हैं कि हिस्ट्री लेके सिर्फ हम क्या हिस्ट्री के टीचर ही बनेंगे या लेक्चरर। नहीं, आप इन सभी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं और सिंपल, आपको कुछ नहीं करना होता बेटा। मोर देन 50% आपको जो है आपके 12th एग्ज़ाम में लाना होता है एंड आफ्टर दैट आपको लाइब्रेरी साइंस हो गया, आपका हेरिटेज, आर्कियोलॉजी एक्सेट्रा, इन सब्जेक्ट में आप जो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको म्यूजियो आर्कियोलॉजिस्ट बनना है या म्यूजियोलॉजिस्ट बनना है तो आपको 3 डिग्री सर्टिफिकेट लेने होते हैं नेशनल म्यूज़ियम से। और जब आप ये ले लें तो आप जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है प्लीज़ उसे ज़रूर दीजिए और आप इन जॉब को अपॉइंट करवा सकते हैं अपने लिए। तो हिस्ट्री में बेटा बहुत सारे ऑप्शन हैं, नॉट ओनली कि आप यूपीएससी में जाएं या आप लाइब्रेरियन बने या टीचर बने, आप हिस्टोरियंस भी बने, रिसर्चर भी बने और आर्कियोलॉजिस्ट भी बने। अब चलते हैं हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री कृष्ण जी की तरफ, जिनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है और मुझे लगता है इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं इनका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री योगेंद्र वत्स जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल में इस प्रोग्राम को आयोजित करवाया। ना मात्र आयोजित कराया, बाकी एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को इस लेवल पे प्रिपेयर भी किया कि वो अपने एग्ज़ाम के बाद इस कैरियर काउंसलिंग को या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे एकत्रित रहें, रुके रहें। और उनके पेशेंस के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बच्चों को कि आप लोग सुबह जल्दी एक स्ट्रेस के साथ निकले कि एग्ज़ाम है हमारा, उसके बाद आगे भी एक माइंड सेट होगा कि मंडे फिर एक एग्ज़ाम है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जहाँ जिस कदम पर हमें कुछ सीखने को मिले हम उस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, और वैसा ही आप लोगों ने किया। साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल मैम ने भी इस विद्या के मंदिर को स्थापित करना और उसके लिए जो आशीर्वाद उनको फलीभूत करता आ रहा है इतने सालों से, उनके बारे में कुछ पंक्तियां रखी और वो पंक्तियां इतनी मन को छू गई और ऐसा लगा कि जैसे जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आत्मा ऐसी है, प्राण प्रतिष्ठा जैसे हम कहते हैं। अभी हमने लेटेस्ट रामलीला के बारे में सुना, तो हर एक आदमी का अपना अपना एक आधार होता है या अपनी सोच होती है या अपना एक लगन होती है कि भाई हाँ, एक विश्वास होता है कि इस चीज़ के अंदर आज भी हमारे साथ हमारी माता जी हमारे साथ है, हमारे हर निर्णय में साथ हैं और हमें प्रोग्रेस देने के लिए। तो ये चीज़ें हमारे साथ जीवन में हमेशा चलती हैं। आप लोग सब्जेक्टिव नॉलेज लेते हैं, क्लास में टीचर सभी पढ़ाते भी हैं आप लोगों को, और आप लोग एक फ्रेम में सेट होते हैं कि हमारे पास एक लिमिटेड करिकुलम है, उसको हमने पढ़ना है, उसी के हिसाब से टीचर्स भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कुछ अलग टाइप के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम्स आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उसका फ़ायदा आप लोगों को डायरेक्ट होता है। इस प्रोग्राम के दौरान आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला जाएगा। रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखें ताकि आप बेहतर से बेहतर कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर जानें। एग्ज़ाम का टाइम है, स्ट्रेस तो नो डाउट होगा, लेकिन स्ट्रेस को पॉजिटिवली लीजिए। स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसकी जानकारी रखें कि वो नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। हमारे पैनलिस्ट साथी ने केमिस्ट्री के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, उससे रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताई। जब आप लोगों का क्वेश्चनेयर होगा तो आप लोगों को और भी डिटेल इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी। बाकी पैनलिस्ट भी आप लोगों को अपने अपने फील्ड से रिलेटेड बातें बताएंगे और कोशिश ये रहेगी कि आज मैक्सिमम हम आप लोगों को नॉलेज स्प्रेड कर सकें और आप लोगों की क्वेरीज ले सकें। हमारे पैनलिस्ट साथी ने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो हम एक स्ट्रीम मान के पढ़ते हैं कि एक स्ट्रीम है हमारे पास ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स।
जबकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो वो बैरियर तो एटलीस्ट ख़त्म ही हो गया है कि आप लोग साइंस पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे। वो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई है कि आप साइंस वाला बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने एक आता है कि अगर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आ गई है तो हमें तो मोर अटेंटिव होना पड़ेगा, और भी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, और भी ज़्यादा काउंसलिंग की नीड होगी कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम बनाएं तो बनाएं कैसे, और वो कॉम्बिनेशन हमें किस तरीके से फ़ायदा देगा। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि जब आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप फ्यूचर में उससे कोई गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप लोगों ने अपने एक मल्टीपल वेज को की जर्नी स्टार्ट कर दी। आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने ऐसा सोचा तो आप किसी भी मंजिल पे तरीके से नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक स्ट्रीम ले लेते हैं कि हमने साइंस पढ़ी, हमने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी, हमने कॉमर्स पढ़ी, लेकिन उसके अंदर भी तो सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट अपने अंदर कुछ ना कुछ समाये हुए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उनकी जानकारी समय रहते ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप फिजिक्स आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, हिस्ट्री आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, ज्योग्राफी के कितने ऑप्शंस है, इकोनॉमिक्स के कितने ऑप्शंस है। अब मात्र ये नहीं है कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स पढ़ने के बाद क्या बन सकते हैं। कॉमर्स पढ़ रहे हैं लेकिन कॉमर्स में आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं। आपका कंपटीशन कितना हाई होगा, किस तरीके का कंपटीशन होगा, किस तरीके के एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, सर्टिफिकेट्स कोर्स की अपनी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री कोर्स की क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पैरेलली डिस्कस करें। आप लोग सभी सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, आप लोगों को पता है कि हमें क्या चीज़ें सर्च करनी है, क्या नहीं करनी है। तो बेटर है कि जब आप जिस सब्जेक्ट्स के मास्टर बनना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं उस फील्ड में साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा रिसर्च ज़रूर करते रहें, अपनी जानकारी लें, उसका कंपटीशन देखें, उसकी जर्नी को देखें और अपना एम सेट करें कि मुझे करना क्या है। तो जब आप इस तरीके से कुछ चीज़ें सेट करेंगे तो आपका डेफिनेटली कैरियर गोल भी अचीव होगा। तो ये चीज़ें आपको अपने लेवल पे सोचनी होगी। तो आप जब सभी पैनलिस्ट को सुन चुके होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करें, पूछें अपने क्वेश्चन, चाहे वो आपके मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड हो, चाहे सब्जेक्ट्स क्वेरी हो या जो भी हो, आप अपने क्वेश्चन मन में ना रखें, पूछें ज़रूर। हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास कोई क्वेरी आएगी या क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उनके बारे में और भी डिटेल आपको ज़रूर जानकारी देते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना, आशा करती हूँ बहुत सारे लोगों को ये जो मन में एक क्वेश्चन उठता है ना हमेशा कि हम रेगुलर स्टडी करें या फिर अपने आप को स्किल्ड करें पहले, तो ये सारी चीज़ों का आपके अंदर जो एक मन में बहुत प्रश्नों का जो एक सैलाब चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिली होगी। वेल, आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं वो हैं मिसेस अर्चना जी, जो कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो आइए जानते हैं आखिर फ़िज़िक्स को हम कैसे अपने करियर में लाकर अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो एक बार फिर से इनका अभिनंदन कीजिए। सभी पैनलिस्ट का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले जब बच्चा 11th में आता है तो जब साइंस की बात आती है तो सभी के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, या हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा या फिर डॉक्टर बनेगा। बट जैसे कि हम जानते हैं हमारा इतना बड़ा देश है, इतने ज़्यादा जनसंख्या है जिसमें क्या है सभी बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बन सकते। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं।
आगे चल के अब साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी हैं। कुछ बच्चों को फिजिक्स में इंटरेस्ट रहता है, कुछ को केमिस्ट्री में, कुछ बच्चे मैथ्स में करना चाहते हैं। तो जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आपका इंजीनियरिंग में हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर वहाँ नहीं हो पाता है और आप फिजिक्स में कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या बीएससी कर सकते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स ऑनर्स में एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या है प्रोफेसर के लिए पीएचडी कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप इसमें भी नहीं जाना चाहते हो तो आप फिजिक्स मेडिकल में जा सकते हो। रेडियोलॉजिस्ट एक 1 ईयर का कोर्स जो है रेडियोलॉजिस्ट का कर सकते हैं। इसी तरह आपका क्लाइमेट साइंस है या फिर मेट्रोलॉजी सेक्शन है, उसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ आप जा सकते हैं। थैंक यू अर्चना जी। फिजिक्स रिलेटेड अगर आप भी अपने करियर संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहते हैं तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, देर किस बात की है, फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़ना मत भूलिए और सुभारती टीवी देखते रहिए। वेल, चलते हैं अगले पैनलिस्ट के पास, मिस एकता जी जो कि बायोलॉजी की एक्सपर्ट हैं। तो अब इनसे जान लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी कितना कारगर सिद्ध होने वाला है आपके करियर में। तो एक बार फिर से इनका अभिनंदन कीजिए। जैसे कि सबको पता है बच्चे 10th के बाद 11th में आते हैं और उनको स्ट्रीम अपनी चूज़ करनी पड़ती है। साइंस लेंगे, नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों आते हैं इसमें। फिर बच्चे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स चूज़ करते हैं। तो साइंस में 2 फील्ड होते हैं हमारी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं। और नॉन मेडिकल में लेते हैं बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो मैं बायोलॉजी टीचर हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अगर आपको अपने करियर में चूज़ करना है तो आपको कौन कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। जैसे कि बायोलॉजी से सब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर के बारे में ही बता देती हूँ डॉक्टर कैसे बना जाता है। इसके लिए 12th के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, दैट इज़ नीट। ठीक है, नीट यूजी। यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट। तो नीट यूजी को क्लियर करने के लिए आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट को क्लियर करना पड़ता है। हर कैटेगरी की अलग अलग अपनी मेरिट लगती है और आपको क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिल जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नीट यूजी क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लाइन नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है वो बहुत सारे करियर ऑप्शंस के साथ आगे अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग, अगर आपको डॉक्टर का मौका नहीं मिलता है तो आप नर्सिंग भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, पहले तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्ज़ाम लेती थी, बट अब ये सब कुछ नीट के अंडर ही आ गया है। तो आपको नर्सिंग करने के लिए भी नीट का एग्ज़ाम ही देना होगा। लेकिन नर्सिंग की जो कट ऑफ जाती है थोड़ी सी कम जाती है एमबीबीएस डॉक्टर के कंपैरिजन में। और सबसे दूसरी बात, वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर का मीन होता है हमारे पेट्स जो होते हैं, काऊ, डॉग, इन सब के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर कहा जाता है। इसके अलावा आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डीएमएलटी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आप बायोलॉजी को एज अ इंटरेस्ट सब्जेक्ट लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, अभी एकता जी से आपने सुना कि बायोलॉजी को आप कैसे अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। वेल, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि डाइटिशियन बनने के लिए किस तरीके से मैं अपने करियर को आगे लेकर जाऊँ, इसके बारे में, इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। डाइटिशियन का कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले CUT UG का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और उसमें भी कट ऑफ लगती है। ठीक है, और कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का मौका मिलेगा जिसका आपको चूज़ कर सकते हो BSc इन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन वाला कोर्स, जो कि आपका 3 ईयर का प्रोग्राम होता है। BSc डाइटिशियन न्यूट्रिशन का कोर्स करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब हम चलेंगे फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पास, जो कि हमारे साथ 2 लोग आज जुड़े हैं इस स्कूल में, मिस्टर रजनीश जी, जिनसे मैं पहले चाहूँगी कि वो इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब,
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये पुराने समय की कहावतें हैं बेटा। ये कहावतें आज के समय में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उसे झुठलाते जा रहे हैं। तो आज के समय में ये ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो भी लेता है वो सिर्फ खेलों में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, वो एज ए टीचिंग ऑप्शन भी इसे यूज़ कर सकता है। तो हमारे जो फिज़िकल एजुकेशन में कैरियर ऑप्शंस की भरमार होती है। इसमें आप एज ए टीचर इसको एक्सेप्ट कर सकते हो और इसको खिलाड़ी के तौर पे भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके अलावा मीडिया में आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, मार्केटिंग, एज ए मार्केटर आप कमीशन बेसिस पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद में हमारा आता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ आप स्थापित कर सकते हो। एज ए कोचिंग आप कैरियर ऑप्शन में ले सकते हो, एज ए ऑफिशियल्स, बुक राइटिंग। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन हैं जो आज के समय में फ़िज़िकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी इसमें अपना भविष्य आजमा सकते हो। धन्यवाद रजनीश जी। अभी हमारे साथ मिस्टर मनदीप जी भी जुड़े हैं जो कि वो भी फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हैं। तो आइए इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ इनका एक बार फिर से अभिनंदन कीजिए। जैसा कि मेरे साथी रजनीश सर ने आपको बताया करियर ऑप्शंस के बारे में फ़िज़िकल एजुकेशन को लेके, तो इसकी स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? डायरेक्ट तो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाएंगे नहीं। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही एक एम बनाना पड़ेगा बेटा अपना। पहले आप जोन खेलेंगे, उसके बाद इंटर जोन के बाद में आपका सिलेक्शन होगा नेशनल के लिए। नेशनल लेवल पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, कैश प्राइज़। आप एज ए स्टूडेंट रहते रहते अपना पढ़ाई का खर्चा अपने गेम से निकाल सकते हो। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यही है फिज़िकल एजुकेशन में। उसके बाद गवर्नमेंट फील्ड, गवर्नमेंट जो भी जॉब है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी में रिज़र्व कोटा रहता है गेम्स को लेके। हर गेम्स का अलग अलग कोटा है इसमें। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर 12th आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो 5% जो रिज़र्व सीट रहती हैं वो स्पोर्ट्स कोटे की रहती हैं। अगर आप 1-2% से रह भी रहे हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से, तो वो कोटा आपको लग के स्पोर्ट्स कोटे से आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। तो दर्शकों, श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन नजफगढ़ नई दिल्ली स्कूल में हम हैं और आज इस एपिसोड का आपने एक सेगमेंट देखा। अगले सेगमेंट में मैं मिलूंगी आपसे कल, तो कहीं मत जाइएगा। रखिए अपना विशेष ख्याल और मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए लेती हूं मैं आपसे विदा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।